जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम बात कर रहे थे चैप्टर था हमारा ऑफ विटनेसेस का, और उसमें आर्टिकल 3 में हमने बात की कि ऑल पर्सन्स शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, और उसकी फिर हमने एक्सेप्शंस को डिस्कस किया कि कौन से लोग जो हैं वो इनकम्पिटेंट विटनेस हैं। उसमें हमने बात की कि ए माइनर, ए ल्यूनेटिक पर्सन, ए पर्सन ऑफ एक्सट्रीमली ओल्ड एज, और फिर हमने जजेस और मजिस्ट्रेट्स की बात की कि रिलेटेड टू देयर कंडक्ट और एनीथिंग विच केम टू देयर नॉलेज बीइंग सच जज और मजिस्ट्रेट, they got exception. Then we talk about the communications during marriage, that whatever has been communicated by a husband to his wife or vice versa, that is confidential and it cannot be produced as an evidence in a court of law. इसी तरह हमने उसी जनरल प्रिंसिपल की एक और एक्सेप्शन भी डिस्कस की, जिसमें कहा गया था कि जी एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, those matters or things which have been kept confidential by the state or any department of the state, and which is not a public document, that is confidential and that is protected, that cannot be rendered in a court of law as evidence. इसी तरह से हमने फिर बात की ऑफिशियल कम्युनिकेशंस की, कि जो ऑफिशियल कम्युनिकेशंस हैं एक पब्लिक ऑफिसर की विद अनदर पब्लिक ऑफिसर और विद द जनरल पब्लिक या किसी शख्स के साथ, वो भी प्रिविलेज्ड है, प्रोटेक्टेड है, कॉन्फिडेंशियल है, और उसको भी आम तौर पर कोर्ट में एविडेंस के तौर पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर उस कंसर्न डिपार्टमेंट का जो हेड है वो अगर उसको अप्रूव कर दे, उसकी कंसेंट हो, तो फिर वो डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस जो है वो यूज़ हो सकता है। इसी में फिर हमने बात की कि ये जो प्रोटेक्शन है ये एक्सटेंड कर रही है टू दी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ऑफ कंपनीज़ विच आर मेनली ओन्ड बाय द स्टेट। और इसी तरह से फिर हमने इसमें बात करेंगे प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस की। इसमें है जी, नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी permitted unless with his client's express consent to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of his employment as such advocate by or on behalf of his client, or to state the contents or condition of any document with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional employment, or to disclose any advice given by him to his client in the course and for the purpose of such employment. एक जो एडवोकेट और एक क्लाइंट का जो रिलेशनशिप है उसको भी कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, और उनकी जो कम्युनिकेशंस हैं इन एनी टाइप वो दैट इज़ दे आर प्रोटेक्टेड एंड दे आर कॉन्फिडेंशियल, उसको भी आम तौर पर डिस्कस कोर्ट में एज एन एविडेंस नहीं किया जा सकता। इस हवाले से 3 चीज़ें ये बता रहा है कि इसके हवाले से क्लाइंट ने जब अपना केस लेके आता है एडवोकेट के पास, तो अपने केस के हवाले से जो फैक्ट्स मेंशन करता है, जो ब्रीफ देता है, जो हिस्ट्री बताता है सारी उस मैटर की, दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल एंड दैट कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड बाय एन एडवोकेट इन द कोर्ट। ठीक है ना जी। हाउएवर इट कैन बी डिस्क्लोज्ड विद द कंसेंट ऑफ द client, but as a matter of general principle it is confidential and it cannot be disclosed by the advocate in the court of law. Secondly, the contents of any document which has been submitted by the client to the advocate for the onward transmission to the court as an evidence, documentary evidence or otherwise. So what has been mentioned in those documents, what are their contents, that is also protected, and an advocate is supposed to keep it confidential and not to disclose it in the court or to any third party. तो इस चीज़ को भी एविडेंस के तौर पर कोर्ट में यूज़ नहीं किया जा सकता, ये भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। नंबर 3 है जी, दी वट एवर द एडवाइस आफ्टर टेकिंग द हिस्ट्री, आफ्टर टेकिंग द ब्रीफ फ्रॉम द क्लाइंट, वट एवर एडवाइस ही और शी हैज़ गिवन to his client, that is also confidential and protected. It cannot be quoted to the court as a matter of oral or documentary evidence. ठीक है ना जी। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये प्रोटेक्टेड हैं इस हवाले से, और इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट नहीं करवाया जा सकता कोर्ट में। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। लेट्स डिस्कस दोज एक्सेप्शंस। व्हाट आर दोज?
provided that nothing in this article shall protect from disclosure any such communication made in furtherance of any illegal purpose. अगर क्लाइंट अपने एडवोकेट के साथ डिस्कस करता है और उस डिस्कशन में अपने वो किसी इलीगल पर्पस की एग्जीक्यूशन का इजहार करता है, किसी क्राइम के, किसी ऑफेंस के या किसी सिविल रॉन्ग के एग्जीक्यूशन के इरादे का इजहार करता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ या मैं ये ऐसे मैं इसको अपने तौर पर हैंडल इस तरह से करना चाहता हूँ, तो उस कम्युनिकेशन की कोई प्रोटेक्शन नहीं, क्योंकि वो एक इलीगल पर्पस और इलीगल ऑब्जेक्टिव की फर्दरेंस में है। और चूँकि ये वाइड इनिशियो है और ये लॉ से जो है अपनी बेसिस नहीं ले रहा, लिहाजा इसको लॉ प्रोटेक्शन भी नहीं दे रहा। इस तरह की बात को एडवोकेट जो है वो एविडेंस के तौर पर उस शख्स के ख़िलाफ़ या अदरवाइज़ अगर किसी भी हवाले से किसी केस में वो रिलेटेड हो तो वो डिस्क्लोज़ कर सकता है। Secondly, any fact observed by any advocate in the course of his employment as such showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment, whether the attention of such advocate was or was not directed to such fact by or on behalf of his client. Similarly, if the advocate has noticed that during the continuance of his employment as such an advocate, any crime or any offense or any fraud has been committed by the client, by his client during the continuance of his employment, that would not be protected and that would not be kept confidential. Instead, it can be extracted in any court of law as an evidence. So it is not necessary that whether the client has drawn attention of the advocate towards this fact or it came to his knowledge by himself, by his own resources. तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट ने उसको खुद बताया हो। अगर एडवोकेट ने किसी थर्ड पार्टी से, कोई थर्ड सोर्स से भी वो इस हकीकत तक पहुंच गया है तो वो इस हकीकत को जो है वो प्रोटेक्ट करने का ज़िम्मेदार नहीं है। The obligation stated in this article continues after the employment has ceased. This protection is extending even after the lapse of the relationship of advocate and client, after the termination of the case, after the final decision of the case. Even after that, an advocate is supposed to keep the things confidential as far as it is related to the communication made by the client to him, related to the history of the case, related to the contents of the case, or related to the advice she has given to his or her client. Next, the Article 10, the provisions of Article 9 shall apply to interpreters and the clerks or servants of advocate. Similarly, this article shall apply to the clerks, the servants of advocate, who are involved in the business of the advocacy along with the advocate who are assisting him in that regard, especially the clerks. They are also supposed to keep the things confidential as far as these three things are concerned, which we discussed before. Now let's discuss Article 12, confidential communications with the legal advisors. No one shall be compelled to disclose to the court, tribunal, or other authority exercising judicial or quasi-judicial powers or jurisdiction a confidential communication which has taken place between him and his legal professional advisor unless he offers himself as a witness, in which case he may be compelled to disclose any such communication as may appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given but no others. Similarly, the same protection has been granted to the witness, to the party, that whatever communication his advocate has made to him, that is also protected and confidential, and any person, any party, while standing in the court, no one can compel him to disclose the advice the advocate has given to him in that particular case, or any other fact or any other communication which has taken place between himself and the advocate. But if he is coming as a witness by himself with his own assent and consent and with his own will and wish, then this protection shall be taken away, because he is now he is not coming as a party to the suit,
but instead he is coming as a witness. So whenever he would come as a witness, then he would be compelled, he can be compelled, or he may be compelled to disclose the communication made between him and his legal advisor. Then this protection shall not be extended to his status as a witness. But even then, when he is coming as a witness, only those questions can be asked which are necessary to be asked in order to know the relevance of the evidence, the relationship of that evidence with the current case in hand, but not otherwise. So this constraint of asking those questions would be only limited to the objective of knowing the nature, efficacy, significance of the evidence, relevancy of the evidence. So next है जी production of title deed of witness not a party, article 13. Let's discuss this. No witness who is not a party to a suit shall be compelled to produce his title deeds to any party or any document in virtue of which he holds any property as pledgee or mortgagee, or any document the production of which might tend to criminate him, unless he has agreed in writing to produce them with the person seeking the production of such deeds or some person through whom he claims. So this is another protection which has been granted to the witness who is coming to the court to a matter which is not directly related to him, but is coming to the court in order to assist the court with the objective to reach a logical and justified conclusion in that case. So इसलिए उसको ये प्रोटेक्शन जो है वो विटनेस को दी गई है कि कोई भी विटनेस हु इज़ नॉट ए पार्टी टू ए सूट शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस हिज टाइटल डीड्स. अब वो एक विटनेस के तौर पर आ रहा है, वो पार्टी नहीं है, ना तो वो कंप्लेनेंट है, ना वो डिफेंडेंट है, ना वो प्लेंटिफ है, ना वो डिफेंडेंट है. तो उसको एक प्रोटेक्शन जो है वो इस हवाले से दी गई है कि उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि तुम अपने टाइटल डीड्स फ़लाँ जो तुम्हारा प्लॉट है, एग्रीकल्चरल लैंड है, कंपनी है, या कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है, या कोई शॉप है, या कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, घर है, गाड़ी है, बाइक है, उसके हवाले से उसको नहीं कहा जा सकता कि आप अपने जो टाइटल डीड्स हैं वो बीइंग दी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मॉर्टगेजी, मॉर्टगेजर, बेलर, बेली, ठीक है, लेसर, लेसी, या किसी भी हवाले से जो भी आपका टाइटल है किसी प्रॉपर्टी के हवाले से उसको आप प्रोड्यूस करें. वो सिर्फ एज ए विटनेस के तौर पर आ रहा है और आप उसको सिर्फ क्रॉस एग्जामिन या एग्जामिन उसकी एविडेंस के हवाले से कर सकते हैं जो कि मैटर इन हैंड है. अगर वो मामला अगर उसके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड नहीं है फिर तो आप उसको ज़ाहिर है वो सवालात पूछ ही नहीं सकते. और अगर किसी हवाले से वो है भी तो फिर भी एक प्रोटेक्शन जो है वो विटनेस को दी गई है कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो बातें आप उससे नहीं कर सकते और उसको एक that has been kept confidential. But if the witness himself has assented or consented in the form of writing with the party who is seeking the production of those title deeds in the court and he has agreed with him or her that okay, if you needed these documents in the court as evidence, I would be ready to tender them in the court in your favor. और अगर उसने ये अपनी जो है वो अपनी कंसेंट दी हुई है तो फिर उसको कंपेल जो है वो किया जा सकता है कि वो उन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में प्रोड्यूस करे. आफ्टर दैट आर्टिकल 14 है जी प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच अनदर पर्सन हैविंग पोजेशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस. नो वन शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स इन हिज पोजेशन which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession unless such last mentioned person consents to their production. Again, a protection has been granted to the witness because he is facilitating the court, he is helping the court to reach a reliable and a conclusion based upon the justice. So in this regard, it is necessary to protect the
witness in order to appreciate him and in order to facilitate him so that he can render a truthful evidence in the court. तो इसलिए उसको ये मल्टीपल प्रोटेक्शंस जो हैं वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे जो कि ग्रांट की गई हैं। आर्टिकल 14 में बात ये हो रही है कि एक ऐसा शख्स जो कि विटनेस के तौर पर आ रहा है तो उसको नहीं कंपेल किया जाएगा कि वो ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि उससे रिलेटेड हैं वो कोर्ट में पेश करे, कि अगर उसकी जगह कोई भी XYZ, ठीक है ना जी, ABC कोई भी शख्स होता है तो वो सिमिलर सर्कमस्टांसेस में ही वुड हैव रिफ्यूज द प्रोडक्शन ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स। तो ये ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे मेरे ख्याल में जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स उसके पास ऐसे हैं जो कि किसी भी हवाले से ये जो हमारे सामने जो केस है जिसमें वो एज ए विटनेस आया खड़ा है, उस केस के जो फैक्ट एंड इश्यूज़ हैं या जो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं उनसे वो किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है। मतलब कहने का ये वो इर्रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना जी। तो ये वैसे भी असूल है कानून शहादत आर्डर का कि एविडेंस जो है वो सिर्फ फैक्ट एंड इशू के बारे में दी जा सकती है या एक रेलिवेंट फैक्ट के बारे में दी जा सकती है। जब भी आप एविडेंस ऑफ़र करते हैं तो कोर्ट आपसे पूछती है कि ये जो आप एविडेंस देना चाह रहे हैं ये किस तरह से हमारे इस केस से रिलेटेड है जिसको हम सुन रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, और उसकी कोई ना कोई रेलिवेंस इस्टेब्लिश होती है तो उस एविडेंस को पेश करने की जो है वो इजाज़त दी जाती है। तो यहाँ भी ये देखा जाएगा कि किस तरह से वो जो डॉक्यूमेंट्स जो कि डिमांड किए जा रहे हैं वो इस मामले से रिलेटेड हैं, इस केस से रिलेटेड हैं। तो अगर तो वो रिलेटेड हैं तो बातचीत हो सकती है विटनेस से, और वो भी अगर वो चाहे तो प्रोड्यूस कर सकता है, अगर ना चाहे तो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। और अगर वो चाहता ही नहीं है तो फिर उसको जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट उसको कहेगी भी नहीं, क्योंकि कोर्ट पहले उसकी रेलिवेंस इस्टेब्लिश करेगी, और अगर रेलिवेंट नहीं है तो कोर्ट डिमांड भी नहीं करेगी। सो आई थिंक दैट इज़ सफिशेंट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।